नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास सेगमेंट में निकुंज की नजर एडिटर्स टेक। तो बाजार में बजट के बाद जो निराशा एक दो दिन की रही, उससे बाजार ने उभरते हुए कल बहुत ही शानदार तेजी दिखाई और आज उस गेंस को कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है। लोगों के मन में सवाल ये उठ रहा है कि जब लोअर लेवल से करीब 1000 अंकों की रिकवरी आ चुकी है बाजार में, कुछ आर्थिक आंकड़े भी अच्छे आए हैं। रिटेल इन्फ्लेशन के जो नंबर हाल फिलहाल आए थे दिसंबर के, उसमें भी हमने अच्छी रिकवरी देखी। मैन्युफैक्चरिंग के अच्छे नंबर्स आए हैं, हाल फिलहाल के नतीजे भी ठीक आ रहे हैं। ट्रेड वॉर की एक चिंता जरूर है, लेकिन जितनी आशंकाएं जताई जा रही थी उसके हिसाब से थोड़ी सी राहत ही कहेंगे उस फ्रंट पर भी। तो क्या बाजार में अब आप एक तेजी का माहौल बनते हुए देखेंगे और आपकी नजर अब कौन से सेगमेंट पर होना चाहिए? क्या कंजम्पशन वाली थीम लंबी चलेगी? कई सारे प्रश्न आपके मन में उठ रहे होंगे बाजार को लेकर, और इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं न्यूज रूम में ईटी नाउ और ईटी नाउ स्वदेश के एडिटर इन चीफ निकुंज टालमिया। निकुंज सर, बहुत शुक्रिया आपका। सर, अब सबके मन में एक नया सवाल है, क्योंकि कई सारे इवेंट बीत गए, बजट बीत गया, ट्रेड वॉर की जो चिंताएं थी वो भी थोड़ी पीछे हो गई हैं, नतीजों का सीजन अब अपने लास्ट लेग में है। क्या जो नेगेटिविटी थी, क्योंकि 1000 पॉइंट की रैली आ गई है, 22,800 से हम 23,800 पर खड़े हैं, नेगेटिविटी खत्म हो गई है बाजार की? देखिए, हमने जब जनवरी का महीना चालू करा था तो जनवरी के महीनों में 4 बड़े इवेंट्स थे। पहला इवेंट था ट्रंप साहब जब टेक ओवर करेंगे अचानक क्या होगा जी। उसके बाद सेकंड इवेंट आया फेड। तीसरा इवेंट कुल मिलाकर के था कि आप बजट से क्या देख सकते हैं, और चौथा इवेंट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो 3 इवेंट में ऐसा कुछ बहुत बड़ी मार्केट को मार नहीं पड़ी है। जो भी हुआ है या तो उम्मीद अनुसार हुआ है जी, या उम्मीद से बेटर हुआ है। जो टैरिफ्स आए हैं उम्मीद अनुसार आए। बिल्कुल सबको पता था कि कनाडा और मेक्सिको पे टैरिफ आ रहे, क्वांटम तक भी पता वो था, भी रोल बैक हो गया, देखते वो हैं। भी रोल बैक हो गया। चाइना में 10% टैरिफ मेरे हिसाब से इतना बड़ा टैरिफ नहीं है कि जिस प्रकार से है तब हम अचीव ही थे। 25% ऑलरेडी था, 10% और लगा, उसको बता भी दिया था। वो तो 60% की बात हो रही थी। वो आपको पता था। हिंदुस्तान में टच वुड कुछ टैरिफ नहीं आया है। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी ट्रंप साहब से मिलने जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि भारत और यूएस के जो रिलेशन रहेंगे काफ़ी बेहतरीन रिलेशनशिप रहेंगे, और भारत पे टैरिफ भी नहीं लगा। जब दो नेता लोग बात करते हैं तो एक प्रकार का वो सॉलिडारिटी दिखाता है, कि मित्रता दिखाता है मेरे हिसाब से। और चौथा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पुराने दोस्त भी हैं। पुराने दोस्त भी हैं। और देखिए, हर कंट्री की 2 कंट्रीज कैन हैव वेरी डिफरेंट इक्वेशंस विद ईच अदर। अमेरिका और यूएस का जो अमेरिका इंडिया का जो रिलेशनशिप है और अमेरिका और चाइना का जो रिलेशनशिप है अलग अलग रहेगा, बिकॉज दोनों कंट्रीज को ये देखना पड़ता है कि उन दोनों कंट्रीज की, यार मत कर यार, दोनों कंट्रीज को ये देखना पड़ता है कि उनकी लोकल स्थिति को लेकर के उनके लिए बढ़िया क्या है। तो आई थिंक ऑन द ग्लोबल फ्रंट ऑल्सो देयर इज अ माइटी रिलीफ। मगर एक चीज और बचती है जिससे हम बोलते हैं, जो है आरबीआई। देखिए, इकोनॉमी को अभिषेक सुस्ती से तेजी में लाने के लिए जो स्लो डाउन आ रहा है उसको स्टिमुलेट करने के 2 ही तरीके हैं। तरीका नंबर 1 मॉनेटरी, तरीका नंबर 2 फिस्कल। फिस्कल मूव भारत सरकार कर चुकी है। उन्होंने केपेक्स करा था, उन्होंने टैक्स कट करा है, जो एक प्रकार से फिस्कल है। आप दे रहे हैं किसी को, आप ले नहीं रहे हैं, आप दे रहे हैं वापस। अब आता है मॉनेटरी, जिसमें आप देते हैं इंटरेस्ट रेट्स की वजह से या फिर लिक्विडिटी की वजह से। तो ये जो फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी होती है, चोली दामन का इनके अंदर हमेशा सहयोग रहता है। आप लिक्विडिटी बढ़ा देंगे, रेट नहीं बढ़ाएंगे, रेट नहीं गिराएंगे तो फायदा नहीं है। Correct. आप रेट गिरा देंगे, लिक्विडिटी नहीं बढ़ाएंगे तो वो भी फायदे उसके नहीं होते हैं। तो मुझे लगता है कि मार्केट के लिए जो इस फ्राइडे तक हमें एक प्रकार की क्लैरिटी मिल जाएगी, और जो मुझे लगता है, उम्मीद है कि इस समय बजट से पहले दिल कह रहा था कुछ आएगा, जो कि आ गया, दिमाग कह रहा था कुछ नहीं आएगा। क्रेडिट पॉलिसी के पहले लग रहा है कि दिल भी कह रहा है कुछ आने वाला है और दिमाग भी कह रहा है कुछ आने वाला है, पर मार्केट के लिए क्लैरिटी से आ जाएगी। आरबीआई ने जो 1.5 लाख करोड़ रुपए का जो स्टिमुलस जो दिया बाजारों को, कहा यह गया कि नहीं, ये रेट कट से पहले का एक रेट कट आ गया। अब परसों पॉलिसी है और हम देखें कि रिटेल इन्फ्लेशन 4 महीने के निचले स्तर पर है, मैन्युफैक्चरिंग भी दुरुस्त है, और जो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के आंकड़े 6 महीने के हाईस पर हुआ है। क्या आपको लगता है, हालांकि इकोनॉमिस्ट मान के चल रहे हैं कि 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट आ रहा है, कितना स्टिमुलेट करेगा अगर ये आ जाता है तो? अभिषेक, देखिए, रेट कट से इंपॉर्टेंट होता है ट्रांसमिशन जी, और ट्रांसमिशन अगर इसका हो जाता है बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी एंड बिकॉज ऑफ व्हाट आरबीआई हैज इंश्योर्ड इन लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, तो मुझे लगता है इसका इम्पैक्ट तो आएगा।
क्योंकि रेट कट का इमीडिएट इम्पैक्ट कंज्यूमर में नहीं आता है, उसका इमीडिएट से उसका मीडियम टू लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आता है, क्योंकि आपकी अफोर्डेबिलिटी अचानक बढ़ने लगती है। सपोज आपने कुछ होम लोन लिया है, करेक्ट, और वो होम लोन के अंदर रेट की तेजी की वजह से, रेट कट बढ़ने से आपका 15 साल का होम लोन 18 हो गया, 18 का हो गया वो 20 के ऊपर कई लोग जाते ही नहीं हैं, फिर वो EMI बढ़ा देते हैं। तो जब रेट कट आएगा, इसमें ट्रांसमिशन होने लगता है, तो जो आपका 15 से 18 से 20 गया था वो फिर 20 हो जाएगा, फिर 18 हो जाएगा। तो टेक्निकली लॉन्ग टर्म में इसके बहुत इफेक्ट्स आते हैं। शॉर्ट टर्म के अंदर जब तक 50 बिप्स या जब तक 100 बिप्स रेट कट नहीं है, जिसे हम इमरजेंसी रेट कट बोलते हैं, जो कि कोविड के समय में आया था, 2008 के समय में आया था, वो इमरजेंसी रेट कट्स होते हैं, उसका इम्पैक्ट सीधा आता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक दिशा देगा, वो दिशा आई थिंक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज देखिए, हमें मूड और रुख समझना पड़ता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मूड क्या है, रुख क्या है। क्योंकि मार्केट अगर कन्विंस है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया खड़ा है, रेट और लिक्विडिटी दोनों को वो इन फेवर ऑफ ग्रोथ रखेगा, तो इन्फ्लेशन की वरी खत्म है और वो ग्रोथ मोड में आ जाता है, तो गाड़ी के गियर चेंज हो गए। तो गाड़ी का गियर चेंज करके क्या वो गाड़ी को सेकंड गियर से 5th गियर में डालने के लिए रेडी है, वह एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है। सर, सरकार को भी ना एक आभास हो गया है कि नहीं, हमारी कंजम्पशन स्टोरी थोड़ी स्लो पड़ रही है, शहरी मांग में दिक्कत है। RBI के नए गवर्नर साहब हैं संजय मल्होत्रा की ये पहली पॉलिसी होगी, कोई बड़े चौके छक्के सरप्राइज कर सकते हैं? देखिए, उम्मीद इस समय है काफी ज्यादा, बिकॉज स्थिति है वैसी। क्योंकि इनकी जो पहली MPC की जो मीटिंग हो रही है, उस समय 3 फैक्टर्स एट प्ले हैं। नंबर 1 रुपी, नंबर 2 ट्रेड वॉर एंड फियर ऑफ ग्लोबल इन्फ्लेशन, एंड नंबर 3 सबकी उम्मीदें और बजट के बाद आशा। तो उनको भरोसा देना पड़ेगा कि जो सबकी आशा है वो भरोसे में कैसे होगी, निराशा ना बने। बिकॉज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर उल्टी दिशा में देखता है तो देखिए जी गड़बड़ है। इट इज़ लाइक सेइंग दैट अभिषेक शर्मा ने तो बड़ी बढ़िया सेंचुरी बना ली, मगर अगर नीचे के बॉलर्स अगर बॉलिंग नहीं करते हैं तो फिर समस्या है। तो टीम वर्क वही होता है कि सब एक साथ चलें। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर इधर देखता है, सरकार अगर इधर देख रही है, तो फिर थोड़ी गड़बड़ है। पर मुझे नहीं लगता है कि ऐसा होना चाहिए, लॉजिक तो नहीं लगता। ठीक है, पहली पॉलिसी है, उम्मीद करेंगे कि जो शक्तिकांता दास जो पाथ छोड़ के गए हैं सरकार के साथ पूरी तरह से अलाइंड होने का, उसको आगे शक्तिकांता दास साहब, हालांकि आई थिंक इज वन ऑफ द फाइनेस्ट गवर्नर्स वी हैव हैड इन इंडिया। आई थिंक उन्होंने एंड में जो लिक्विडिटी की जो टाइटनिंग करी थी, उसको लेकर के हम डिबेट कर सकते हैं कि क्या वो सही रुख था, क्या वो सही पॉलिसी थी। बिकॉज अचानक जो ग्रोथ में गिरावट आई है, मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मगर मेरे हिसाब से क्रेडिट टाइटनेस को काफी ज्यादा कर दिया गया था, जो कि रिस्क मैनेजमेंट है। मगर आप हर चीज अगर कंट्रोल करेंगे तो ग्रोथ कहां से आएगी, मेरा वही। एक और चीज डिबेट हो रही थी सर कि ओवर रेगुलेशन हो रहा है, और स्पेशली फाइनेंशियल सेक्टर में NBFCs को लेकर, बैंकिंग को लेकर। समीर अरोड़ा के दिन हम बातचीत कर रहे थे, उन्होंने यही कहा कि ओवर रेगुलेशन के चलते भी थोड़ी ग्रोथ प्रभावित हो रही है। ये किस हद तक सही है? ये देखिए, आप उसको ओवर रेगुलेशन बोले या टाइटनिंग बोले या लिक्विडिटी का प्रभाव कम हो रहा है या फिर फ्लो ऑफ मनी कम बोलेंगे। देखिए, जब तक बोरोअर के पास पैसा नहीं पहुंचेगा तो लेंडिंग कैसी होगी। इन इंडिया इज अ क्रेडिट स्टाफ्ड इकोनॉमी। हम हमेशा कहते हैं जी सैलरीड वाले को तो सब लोन देना चाहते हैं, नॉन सैलरीड को कौन देगा। और नॉन सैलरीड का यहाँ जो ब्रैकेट है को बहुत बड़ा ब्रैकेट है। यू नो, देयर आर लॉट ऑफ पीपल, फॉर देम द लोन इज इम्पॉर्टेंट। भले ही उनकी बिजनेस रिक्वायरमेंट हो, भले ही उनकी पर्सनल लोन की रिक्वायरमेंट हो, भले ही उनकी यू नो स्मॉल बिजनेस के अंदर डे टू डे खर्चों पर्सनल लोन की रिक्वायरमेंट हो। तो लोन रिक्वायरमेंट इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है, बिकॉज यहाँ पर कैश आपकी इकोनॉमी में अभी भी है, और आपकी जो इकोनॉमी है वो अभी भी क्रेडिट स्टाफ्ड है, और अभी भी हम देखें तो यहाँ पे डेट लेवल्स काफ़ी कम है। तो क्रेडिट की रिक्वायरमेंट अगर आप कम कर देंगे तो इकोनॉमी का जो चक्का है वो धीमा हो जाएगा, वो जाम हो जाएगा, और एक ही तीर से कई निशाने भी हो जाते हैं इससे, अगर क्रेडिट फ्लो बढ़ जाता है तो। अच्छा, KV सुब्रमण्यम जो कि IMF में अब चले गए हैं, उन्होंने कहा है कि ये जो सरकार ने टैक्स कट करके जो 1 लाख करोड़ रुपए का जो लिक्विडिटी पुश दिया है कस्टमर्स के हाथ में, इससे हो सकता है कि आप फिर से 8% वाले ग्रोथ पे चले जाएं। 8% नहीं तो 7% तो डेफिनेटली यहां से जाएंगे। क्या ये जो मैसेजिंग है सरकार की तरफ से और जो वॉइसेज आ रही हैं, FIs का भरोसा हालांकि हमने कल लौटते हुए देखा, छोटी सी बैंक 800 करोड़ रुपए की, सवाल है कि क्या सस्टेन करेगा? नहीं, कई सवाल हैं, तो एक एक को उसमें हम डिस्कस करते हैं। नंबर 1, क्या इकोनॉमी रिकवर कर सकती है? तो इकोनॉमी केवल टैक्स कट से रिकवर नहीं करेगी, उसको रिकवरी करने के लिए और भी कई फैक्टर्स रहेंगे। कंजम्पशन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आप परसेंटेज ऑफ डेल्टा देखें तो मेरे हिसाब से केपेक्स अभी भी काफी अच्छा नंबर है। बिल्कुल, क्योंकि
जो सरकार को स्पेंडिंग करनी पड़ेगी, वह हम बात कर रहे हैं कि यह साल कम स्पेंडिंग हुई थी तो उसके अंदर 1 लाख करोड़ तो एक्स्ट्रा वो आ रहा है, और इस साल का जो Q4 के अंदर उनको पिकअप करना पड़ेगा, वो पिकअप भी मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। तो केपेक्स अगर 10% पे ग्रो करता है तो उसका मल्टीप्लायर बनता रहेगा। कंजम्पशन अगर आ जाता है तो कंजम्पशन इसेंशियली इज जस्ट गोइंग टू गिव विंग्स फॉर द इकोनॉमी टू कम बैक अगेन, बिकॉज कंजम्पशन का इम्पैक्ट सीधा दिखता है, केपेक्स का इम्पैक्ट धीरे धीरे आता है। क्योंकि आप केपेक्स क्या है जी, जो सरकार खर्चा कर रही है रोड्स में, ब्रिजेस में, रेलवे, वंदे भारत, डिफेंस, वो होता है सरकार का केपेक्स, वह धीरे धीरे आता है। मगर कंजम्पशन तो अचानक आता है, जैसे हमने देखा था कि कोविड के बाद जिसे हम कहते थे रिवेंज शॉपिंग, करेक्ट, तो वो अचानक आई। हाँ, कोई उम्मीद नहीं कर रहा था, मगर जब लॉकडाउन से हम निकले तो हम पिक्चर्स देखते थे कि अरे भाई मॉल खाली हो गया। पहले कोई जाता नहीं था तो खाली था, बाद में इतने लोग जाने लगे कि दुकानें खाली हो गई। तो वो जब पिकअप आता है वो आपको पता नहीं लगता है, मगर वो पिकअप अचानक आएगा। तो शॉर्ट टर्म में कंजम्पशन से अचानक पिकअप, केपेक्स का जो ट्रेंड चलता रहेगा वो ठीक करता रहेगा। कुछ कुछ बुनियादी कारण भी हैं जिसकी वजह से इकोनॉमी में ढीलापन आया, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम थी। कुछ कुछ बुनियादी कारण हैं जो कि हम देख रहे हैं कि ये लेवरेज कम हो रही थी, लिक्विडिटी कम हो रही थी, महंगाई भी बहुत कम नहीं हुई थी, हम कुछ भी माने तो कुछ और भी अदर फैक्टर्स थे जो एट प्ले थे। पर इन जनरल आई टेल यू व्हाई आई एम नॉट बेरिश। वाई? बिकॉज एक तो हिंदुस्तान में वेल्थ इफेक्ट बड़ा क्रिएट हुआ है। आप देखें हिंदुस्तान की एसेट्स क्या हैं, हर हिंदुस्तानी के पास 3 भागों में एसेट्स रहती हैं, किसी के पास 2 हैं, किसी के पास 1 है, किसी के पास 3 है। नंबर 1 इज गोल्ड, नंबर 2 इज रियल एस्टेट, तो नंबर 3 स्टॉक्स, इक्विटी। मैं फिक्स डिपॉजिट और सेविंग्स में नहीं जा रहा हूँ। तो इक्विटी के अंदर बारिंग लास्ट 3 मंथ्स वेल्थ इफेक्ट क्रिएट हुआ है। हम बात कर रहे हैं 12-15 करोड़ डीमैट अकाउंट्स की, हम बात कर रहे हैं 5-7 करोड़ सिप्स के यूनिक अकाउंट्स हैं, तो वहाँ पर वेल्थ क्रिएट हुई है। प्रमोटर्स को भी वेल्थ इफेक्ट मिला है देखने को। $2 ट्रिलियन का जो मार्केट था, $4.5 ट्रिलियन का मार्केट हो चुका है। तो $2-2.5 ट्रिलियन की वेल्थ इफेक्ट क्रिएट हुई है इंडिया में, और जिसमें 80% ओनरशिप तो इंडियंस की है, भले ही प्रमोटर हो भले ही रिटेल हो। 80% इंडियंस हैव बेनिफिटेड in this equity bull market, 80% of the ownership of the equity. सेकेंड है गोल्ड। अभी गोल्ड का कोई हमारे पास डेटा नहीं है, मगर एक्सपर्ट्स का मानना है कि टोटल हिंदुस्तान का जो गोल्ड है वो $3 से $4 ट्रिलियन है, और पिछले 2 साल में 50% से ऊपर गया है। और तीसरी है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में बाय एंड लार्ज पिछले 3 साल में हर जगह कम से कम 40 से 50% की तेजी आई है। हाँ, वो रुकी हुई जो तेजी थी वो 3 साल में आ गई पूरी। तो 50% इज एवरेज। मैं बहुत मतलब कुछ पॉकेट्स में 100% से ज्यादा 3 साल के अंदर, पर 30 से 50% एवरेज है। तो काफ़ी बड़ा वेल्थ इफेक्ट क्रिएट हुआ है। लोगों का मानना है कि $8 से $9 ट्रिलियन की आपके पास रियल एस्टेट है इंडिया में। अगेन दीज आर वेरी ब्रॉड नंबर्स विच आई एम शेयरिंग विद यू, प्लीज डोंट होल्ड देम अगेंस्ट मी, बट ये वेल्थ इफेक्ट काफ़ी अच्छा क्रिएट हुआ है। तो ऐसे नहीं हिंदुस्तानियों की बैलेंस शीट खत्म हो गई है। बैलेंस शीट अगर आपकी स्ट्रांग होती है, पर आपको स्पेंडिंग करने के लिए होता है कैश फ्लो की जरूरत। कैश फ्लो इज अ फंक्शन ऑफ अर्निंग्स, एम्प्लॉयमेंट, सैलरी, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी। तो मेरा घर मजबूत है, मैं घर चलाने के लिए रोज का जो खर्चा आएगा वो मेरी सैलरी इनकम से आता है। तो बैलेंस शीट ठीक है, वेल्थ आई है मेरे पास, मगर कैश फ्लो मुझे ठीक करना है। कैश फ्लो ठीक करने के लिए सरकार अब आपको टैक्स कट कर रही है, और फिर वह केपेक्स के थ्रू रिकवरी करेगी, और मुझे लगता है कि जो चीजें ढीली थी वो ठीक हो सकती है। लेट्स होप दैट वी गेट अ गुड मॉनसून। तो ये जो चर्चा चल रही थी कि केपेक्स वर्सेस कंजम्पशन, क्या सिनेरियो आपके हिसाब से ऐसा है कि केपेक्स वर्सेस कंजम्पशन नहीं बल्कि केपेक्स प्लस कंजम्पशन है? केपेक्स प्लस कंजम्पशन है, बट नॉट एवरीथिंग इन केपेक्स इज गुड एंड नॉट एवरीथिंग इन कंजम्पशन इज एवरीथिंग गुड। नॉट एवरीथिंग इन कंजम्पशन इज गुड एंड नॉट एवरीथिंग इन केपेक्स इज बैड। तो कहाँ पर कंजम्पशन 2 तरह के होते हैं अभिषेक। एक होता है नेसेसिटी कंजम्पशन। नेसेसिटी कंजम्पशन होता है कि जो आपकी दिनचर्या में कुछ भी हो जाए आप यूज करेंगे उसको, सोप, शैम्पू, टॉयलेटरीज। एक होता है एस्पिरेशनल कंजम्पशन, दैट इज अ फंक्शन ऑफ अगर आपके पास कैश अवेलेबल है तो आप एक बाहर मील के लिए जाएंगे, आप एक छुट्टी में 1 दिन बढ़ा देंगे, या आप सेव करके 1 साल की बड़ी छुट्टी प्लान कर लेंगे। वो एस्पिरेशनल कंजम्पशन होता है। जिनको कोविड में हमने देखा था कई एस्पिरेशनल कंजम्पशन रुक गए थे, कमाई की वजह से या फिर हेल्थ क्राइसिस की वजह से। तो थोड़े लोग सतर्क भी हो गए थे कि आगे का पता नहीं, तो कैश बचाने लगे। तो ये एक फील गुड फैक्टर होता है। मगर सोप्स, टॉयलेटरीज के कंजम्पशन तो कोविड में कम नहीं हुए थे। तो कंजम्पशन में एस्पिरेशनल कंजम्पशन पे ज्यादा नजर रखें, बिकॉज अगर मैं अज्यूम करता हूँ कि 1 लाख करोड़ जो वापस आएगा, ऑन एन एवरेज 5 से 7 हज़ार पर मंथ का फर्क पड़ता है हाई टैक्स ब्रैकेट के अंदर। तो 5 से 7 हज़ार के अंदर आप क्या कर सकते हैं? ऐसा तो नहीं आप 2 बार मंजन करेंगे।
मगर आप एक हॉलीडे प्लान कर सकते हैं, मगर आप एक बेटर गाड़ी ले सकते हैं, आप शायद अपनी लाइफस्टाइल को अपग्रेड कर सकते हैं, आप कॉन्सर्ट्स में जा सकते हैं, मैच टिकट्स देखने जा सकते हैं, कॉस्मेटिक्स ले सकते हैं, जो एस्पिरेशन चीज़ें होती हैं। तो मुझे लगता है एस्पिरेशन कंजम्पशन पे नजर रखें। फिर केपेक्स पे बात करते हैं। केपेक्स के अंदर स्टॉक्स इसलिए ऊपर जा रहे थे बिकॉज सबको लगता है कि बेतरफा एक तरफा चलता रहेगा, तो ये स्टॉक्स महंगे हो चुके हैं। हालांकि ग्रोथ इनके अंदर अभी भी ठीक है, कुछ कुछ सेक्टर्स को आप हटा दें, पर बाय एंड लार्ज सरकार का जो आत्मनिर्भर प्रोग्राम है, रेलवे, डिफेंस, उनमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। प्रॉब्लम वहाँ पर गवर्नमेंट की स्पेंडिंग की नहीं है। अगर 10% भी गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ती है तो कंपनीज के प्रॉफिट 14-15% बढ़ेंगे, वो बुरी बात नहीं है। मगर प्रॉब्लम ये है कि आप 13-14% ग्रोथ के लिए आप पी मल्टीपल दे रहे थे 70, 80, 90 जी, तो वो गड़बड़ था। प्रॉब्लम इज नॉट बिजनेस, द प्रॉब्लम इज वैल्यूएशन इनके। वैल्यूएशन करेक्ट। 3 से 4 साल में स्टॉक्स 5-6 गुने भी हुए थे। जी हाँ, कई तो 10 गुना भी हुए। हाँ, अब यहां से एक और सवाल ये उठता है कि बजट की चर्चा हम कितने दिनों तक करेंगे? अल्टीमेटली तो कंपनीज को चलना अपने अर्निंग्स पे, अपने नतीजों पे। नतीजे बाय एंड लार्ज हम अगर देखेंगे तो अभी तक 50 में से 37 कंपनीज के नतीजे आ गए हैं और 37 में बेटर देन एक्सपेक्टेशन वालों की लिस्ट थोड़ी सी लंबी है। तो जो पहले थे नतीजों के सीजन से पहले कि शायद Q3 एक थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग हो सकता है, वो चिंता, वो हैंगओवर दूर हो गई है? नतीजे खराब नहीं है। अब हम निट पिकिंग करके बोल सकते हैं जी कोई कंपनी 12% की गाइडेंस दे रही थी, उन्होंने 11.8 करा है, तो कुछ एग्रीगेट लेवल पर नतीजे खराब नहीं है। फार्मा के नंबर अच्छे हैं। अगर आप देखें आईटी के नंबर इतने खटाई में नहीं है। अगर आप देखें तो बाय एंड लार्ज जो स्लो डाउन मुझे देखने को मिल रहा है वो एफएमसीजी में भी देखने को मिल रहा है। मैं गए नतीजों की बात करूँ, एमएफआई, एनबीएफसीज में देखने को मिल रहा है। मुझे स्लो डाउन उन कैटेगरीज में देखने को मिल रहा है जहाँ पर रूरल फेसिंग कैटेगरीज काफ़ी ज़्यादा है। ऑटो के नतीजे इतने खराब नहीं थे। कमोडिटीज़ ग्लोबल लिंक्ड होती हैं, तो वो तो ग्लोबली आप बता सकते हैं भाई चाइना को लेकर के क्या होगा या फिर यूएस में क्या होगा, तो नतीजे इतने खराब नहीं है। जब अर्निंग स्पीक आउट होती है ना अभिषेक, वो 2-3 क्वार्टर तक नीचे आती है, फिर वो कॉन्ट्रैक्शन रुक जाता है और फिर अगर अर्निंग्स ठीक होती हैं तो उनके अंदर 2-3 कॉन्ट्रैक्शन में हम देखेंगे रिवर्सल आता है। अगर आप देखें ये अर्निंग्स हमेशा, स्टॉक प्राइसेस हमेशा वी होते हैं, अर्निंग्स हमेशा यू होती है। आएंगे बेस बनेगा, तो बेस बन रहा है, हो सकता है इस क्वार्टर में भी बेस बने, तो जो अर्निंग्स में अपटिक देखने को मिलेगा इस क्वार्टर में तो नहीं मिलेगा। समवेयर इन Q1 FY26 या फिर Q2 FY26, तो अर्निंग्स रिकवरी की जो हम बात कर रहे हैं मेरे हिसाब से 2 से 2.5 क्वार्टर अभी दूर है। ठीक है, एक और सवाल, अब जबकि एफआईज लौटने के संकेत मिलने लगे हैं, ऐसा लग रहा है कि रुपीज जो रिकॉर्ड लोज पर गया था थोड़ी रिकवरी वहां से भी आ रही है, ट्रेड वॉर यहां से गहराएगा नहीं, आरबीआई की तरफ से अगर रेट कट आ जाता है, क्या इस महीने नहीं तो इस फाइनेंशियल ईयर के आखिर में 31 मार्च तक हमें मान के चले कि जो पिछले हाइस थे उसको फिर से टेस्ट कर पाने की स्थिति में बाजार होगा, या दूर की चीज है अभी वो? देखिए निफ्टी के अंदर हमने पिछले साल में 8% का रिटर्न देखा था, जो हिस्टोरिकल एवरेजेस से लोअर है। जी, आप अगर अज्यूम करते हैं कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट आज है, सपोज आज 5 जनवरी को हम बोलते हैं कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, तो आपको 3 या 4 चीज़ें देखनी है मार्केट जज करने के लिए। आज आने वाले 6 महीने में क्या माहौल खराब होगा, अच्छा होगा। मुझे लगता है आने वाले 6 महीने में जो आज कई कंसर्न्स हैं वो ऑटोमेटिकली एड्रेस हो जाएंगे। करेक्ट। ट्रेड वॉर कहाँ जा रहा है 6 महीने में हमें पता लग जाएगा। 6 महीने में हमें पता लग जाएगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या करा है। 6 महीने में हमें पता लग जाएगा इंडियन कंज्यूमर को जिसको पैसा मिल रहा है वो सेव कर रहा है, स्पेंड कर रहा है। 6 महीने में मुझे लगता है कि हमें पता लग जाएगा कि अर्निंग्स किधर जा रही हैं, मॉनसून की क्लैरिटी आ जाएगी। तो 6 महीने के अंदर जो माहौल है मुझे लगता है कि काफ़ी चेंज हो जाएगा। 6 महीने बाद और भी समस्या और कुछ नहीं आ सकती, वो मुझे आज नहीं पता, 6 महीने बाद पता लगेगी। आज से 6 महीने पहले हम ट्रम्प साहब की बात ही नहीं कर रहे थे, अब हम वही बात कर रहे हैं। तो मार्केट में कुछ ना कुछ तो देखिए हमेशा आता रहेगा, मगर मुझे ये नहीं पता है कि इन द रन अप टू नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स डॉलर में क्या होगा। देखिए अचानक अब कोई ट्रेड वॉर का फेयर हो जाता है, अचानक किसी इमर्जिंग मार्केट में इशू आ जाता है, अचानक कहीं पे जियोपॉलिटिकल इशू आ जाते हैं, तो एक बात तो होता है कि रुपये के अंदर फिर प्रेशर आ जाता है। अगर अमेरिका में इन्फ्लेशन वापस आ गई ट्रेड वॉर की वजह से, तो अमेरिकी इन्फ्लेशन से यूएस 10 ईयर चेंज होता है, यूएस 10 ईयर चेंज होता है तो फ्लोज चेंज होते हैं, फ्लोज चेंज होता है तो स्टॉक मार्केट चेंज होता है। अमेरिका जो सबसे बड़ी इकॉनमी है दुनिया की, उसमें इन्फ्लेशन वापस आना यानी दुनिया में इन्फ्लेशन वापस आना। तो दुनिया में अगर इन्फ्लेशन टेम्प्रेरी भी हो पर वापस आ जाती है तो फाइनेंशियल मार्केट तो भैया रोज का गेम है वहाँ पे। तो जो रोजमर्रा में लोग जो देखते हैं उनके पोजीशनिंग चेंज होती है। जब उनकी पोजीशनिंग चेंज होती है
आपको कंपल्शन होता है, जैसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं कोलैटरल डैमेज होता है, ना चाह कर भी मुझे कई बार चीजें करनी पड़ती हैं। करेक्ट। तो वो एक रिस्क है, वो एक ऑनेस्ट रिस्क है। तो वो 6 महीना रुपये अगर 90 के किसी भी कारणवश से होगा, मैं नहीं कह रहा हो जाएगा, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि 85 भी होगा या फिर 86 87 तक मुझे लगा था रुक जाएगा, मगर नीचे आ गया। तो अगला 6 महीना आई थिंक भावनाओं से, क्रॉस करेक्शन से, इम्पैक्ट ऑफ ट्रेड वॉर हियर एंड देयर। अभी चाइना न्यू ईयर छुट्टी से वापस आए हैं चाइनीज, अब वो क्या रिटेलिएट करते हैं, बहुत कुछ ज्यादा अभी इम्पैक्ट तो दिख रहा है पता उससे। नहीं। हाँ। अभी हम अज्यूम कर रहे हैं कि ट्रेड टैरिफ्स नहीं लगेंगे, वो 30 दिन की विंडो है, क्या नेगोशिएशंस नहीं अच्छे हुए तो वो सब चीजें जो हैं लॉन्ग टर्म में आदमी इक्वलाइज कर लेता है। सर, 2 छोटे छोटे सवाल और हाँ हैं। जी। एक तो ये कि आप थीम पहचानने में थोड़े मास्टर है, मतलब मुझे लगता है कि आप ना थोड़ी दूर की सोचते हैं और चीजों को पहचान लेते हैं। इस बजट से कोई नई थीम आपको लग रहा है कि इवॉल्व होगी? आप वहाँ देखिए सरकार कहाँ जा रही है, कंजम्पशन की सब बात कर चुके हैं। सरकार ने और कई छोटी छोटी चीज़ें बोली हैं जो मार्केट अभी नज़रअंदाज कर रहा है। उन्होंने बात करी है सोलर रूफटॉप्स में नया एलोकेशन, उन्होंने बात करी है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, करेक्ट। तो एआई की बात की। हाँ, एआई की बात करिए। तो अगर छोटे छोटे थीम्स की अगर आप बात करें, सरकार बोल रही है मैं 20,000 करोड़ रुपया सोलर रूफटॉप में डालूंगी, जो कि सब्सिडी बेस्ड है, और इसकी वजह से इंडियन कंपनीज जो कि ड्यूटी प्रोटेक्टेड हैं इस समय, इंडियन सोलर कंपनीज जो भी लिस्टेड हैं वो ड्यूटी प्रोटेक्टेड हैं इस समय, बिकॉज आप चाइना से डंपिंग आने नहीं दे रहे हैं एक स्कीम के उसके अंदर जी। तो उस पूरे सेक्टर को सरकार का पुश और सरकार का हाथ, पुश बिकॉज ऑफ मनी एंड हाथ बिकॉज ऑफ प्रोटेक्शन, वो सेक्टर हो गया। अब शिपिंग अगर आप देखें तो इस पूरे बजट के अंदर शिपिंग का बहुत बड़ा मेंशन था। बिल्कुल। तो इंडिया के अंदर शिपिंग को लेकर के मुझे लगता है कुछ बड़ी रिफॉर्म्स हुई नहीं है। हमारे पोर्ट्स काफ़ी मॉडर्नाइज हो सकते हैं, हमारी फ्लीट्स काफ़ी मॉडर्नाइज हो सकती है। आप देखिए, अगर भारत का मैप आप देखें तो हम इंडिया को बोलते हैं पेनिनसुला। पेनिनसुला की डेफिनेशन ज्योग्राफी में हमने पढ़ी थी स्कूल में, थे क्या होता है जी, 3 तरफ पानी होता है, 3 तरफ लैंडलॉक्ड तो 3 तरफ अगर पानी है तो सबसे बड़ा सेक्टर आपके लिए कौन सा क्रिएटेड है, शिपिंग। तो उसमें अंदर बड़ा कमाल हो सकता है। मतलब अगर आप देखें तो ज्योग्राफी है आपके पास, इंटेंट है आपके पास, पॉलिसी है आपके पास, और लोकेशन है आपके पास, क्योंकि आप ऐसी जगह पर हैं, यूरोप से इधर, चाइना के नीचे आपके पास एक पूरा का पूरा खुला महासागर है, बे ऑफ बंगाल, हिंद महासागर, अरेबियन सी, बड़ी डीप सीज हैं आपके पास, ज्योग्राफी आपकी बहुत अच्छी है। तो वो काफ़ी रिफॉर्म आ सकते हैं। एविएशन को लेकर के काफ़ी बात हुई, उड़ान स्कीम का स्पेशल मेंशन था। मुझे लगता है कि इंडियन एविएशन सेक्टर के अंदर कैपेसिटी टू अब्जॉर्ब आ सकती है। जेवर एयरपोर्ट आपके उधर चालू हो गया है दिल्ली के अंदर, एनसीआर में। अब जेवर एयरपोर्ट को एक कार्गो एयरपोर्ट बनाया जा सकता है, क्योंकि इंडिया में अगेन वही एडवांटेज है, लैंड है, मास है, आप कार्गो हब क्यों नहीं बना सकते हैं। तीसरा, अगर आप देखें तो स्पेसिफिकली स्पिरिचुअल टूरिज्म की 50 डेस्टिनेशंस की बात हुई है। महाकुंभ, बुद्धिस्ट टूरिज्म, महाकुंभ में आप देखिए क्या हुआ था। आई थिंक देयर वाज अ स्पेसिफिक मेंशन ऑफ बुद्धिस्ट टूरिज्म। करेक्ट। तो कितनी बड़ी बात है। हम महाकुंभ में देखने क्या हुआ है, मगर इन्वेस्टमेंट भी आएगा। और बोध गया में हम जानते हैं कि वहीं पर बुद्धा अटेन्ड एनलाइटमेंट। तो उसमें अगर पॉलिटिकल भी मैं देखूं तो बुद्धिस्ट टूरिज्म इज गुड फॉर बिहार। नीतीश बाबू एलाई हैं, उनके सेक्टर के, उनके क्षेत्र के अंदर अगर बड़ा इन्वेस्टमेंट आता है, राज्य के अंदर बड़ा इन्वेस्टमेंट आ रहा है, उनके राज्य के लिए भी, उनके स्टेट के लिए बड़ी अच्छी बात है वो। तो मैं छोटे छोटे थीम्स बता रहा हूँ जो आज हम नजरअंदाज कर रहे हैं, पर मुझे लगता है कि बड़े हो सकते हैं। ठीक है, चलिए निकुल सर, चलिए थैंक यू सो मच। आपने बिल्कुल गागर में सागर भरने का काम किया। तो इस एडिशन में आप ये समझ चुके होंगे कि बाजार में यहां से अगर आपको कम से कम 6 महीने की अगर आपको तैयारी करनी हो तो आपकी नजर कहां पर होनी चाहिए, कौन से थीम्स चलेंगे, बाजार के लिए रिस्क कौन से हैं और एडवांटेजेस कौन से उभर के आ रहे हैं। फिलहाल इस सेगमेंट में इतना ही, लेकिन मुझे दीजिए इजाजत। ET न्यूज़ स्वदेश पर आप बने रहिए। नमस्कार।